हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एजुकेशन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आपका तहे दिल से स्वागत है। आपने मुझसे इसके प्रीवियस वीडियोस में स्टडी किया था कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रेशंस के बारे में। कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रेशन को बेसिकली मैंने दो पार्ट में बाइफरकेट किया। एट वेरी स्टार्टिंग आई टॉक्ड अबाउट द ओपन लाइन कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। देयर आई स्टार्टेड फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट ऑन अ जेट प्लेन, आई वेंट टू अनदर पॉइंट on a jet plane. That means the point of a starting and the point of a ending was two different points over the jet plane. But at the same time, after taking the open line integration, I went into the closed line integration. There I talked about if you are starting from a certain point in a jet plane, you are taking a random path and thereafter you are again coming back to the same point. That means rather forming a open line or open contour, now you have formed a closed contour, and there the concept of integration was called as the closed line integration, on which is also called closed contour integration and which is also called closed path integration. और उससे मैंने abundant number of problems लिए, और abundant number of problems लेते समय मैंने कुछ तीन वर्ड फ्रिक्वेंटली या बारंबारता से क्या किया, रिपीट किया। पहला था कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम। आप ध्यान देना, जितने भी न्यूमेरिकल्स मैंने पहले बनाए हैं बीच बीच में कॉची इंटीग्रल थ्योरम का नाम लिया है। सिमिलरली इन बिटवीन आई टॉक्ड अबाउट द कॉची इंटीग्रल फॉर्मूलास। और एट लास्ट जब अगर आपके पास नंबर ऑफ पोल्स थे, या फिर मैं बोलूँ आपके पूरे के पूरे एक फंक्शन में अगर नंबर ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स अगर एक से ज्यादा थे, सो देयर आई टॉक्ड अबाउट द रेसिडुअल थ्योरम ऑल्सो, और रेसिड्यू थ्योरम। तो वहां तो मैंने इसका प्रैक्टिकल यूज किया। लेकिन अगर आप गेट के सिलेबस में जाके देखेंगे ना, दिस थ्री नेम्स, whether I start with a CIT which is nothing but the Cauchy integral theorem, either I start with a CIF which is nothing but the Cauchy integral formula, और RT residual theorem, ये आपके सिलेबस में तीन अलग अलग क्या हैं, सेंटेंसेस हैं। तो मुझे ये समझ में आता है कि अगर ये तीन अलग अलग सेंटेंसेस हैं तो आपने इसका प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग तो न्यूमेरिकल के साथ करेक्ट किया है। तो कायदे से अगर आप इसके पीछे का स्टेटमेंट भी अपनी कॉपी में लिख लेंगे, सो इट विल बी इवन बेटर। व्हाई? बिकॉज इन फ्यूचर if it has been strictly indicated in your gate syllabus, even the theoretical problem can be asked. So आज मैं केवल इस तीन पार्ट को छोटा छोटा डिस्कस करूंगा। आई एम नॉट गोइंग टू टेक इट्स एनी न्यूमेरिकल एंगल, दैट हैज बीन ऑलरेडी बीन टेकन इन माय प्रीवियस क्लासेस। और एक चीज ध्यान देना, आप कॉपी में लिखेंगे जरूर। तो जैसे मैं CIT को क्या करूंगा, डेमोन्स्ट्रेट करूंगा, आप वीडियो को पॉज करना, इस पूरे के पूरे स्टेटमेंट को अपनी कॉपी में उतार लेना। सिमिलरली दूसरी केस में एज आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द CIF, और पूरा का पूरा डिस्कशन खत्म होता है, आप वीडियो को पॉज करना एंड ऑल्सो कॉपी दिस कंप्लीट स्टेटमेंट। एंड वंस द लास्ट इफ आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द RT, द थिंग्स आर क्लियर, again pause the video and list down each and every detail which has been clearly written over your whiteboard. So without getting delayed, let's start with the CIT. Let's see what it says. It says suppose f of z is a complex function. That's fine. So far f of z has been taken as a complex function itself, and C is a closed path in a complex plane. The what is the C over there? C is nothing but a contour which is a closed in sense, obviously, which has been drawn over the complex plane. So we can see over here, this is my complex plane. Why is a complex plane? Because the variation in real axis is nothing but the variation in x, and similarly variation in imaginary axis is nothing but the variation in y. Or if I go forward and backward anywhere, basically I am going to cover my jet plane. That's also fine. So what I did, I took a closed contour. You might be able to see this closed contour, which I have been referred as a C, which has been told in the problem clearly. अगर ये कॉम्प्लेक्स जो क्या है कंटूर, इफ सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशन, तो ये जो C है कुछ कंडीशंस को अगर सेटिस्फाई करे, देखेंगे कैसा। इफ f of z is a holomorphic function on एंड एवरीवेयर इनसाइड C, इसका मतलब आपने जो क्लोज कंटूर बनाया है उसके अंदर सभी जगह में, और इवन जो आपका क्लोज कंटूर है उसके ऊपर जितने भी पॉइंट फॉल करते हैं, वहां आपका जो फंक्शन f of z जो आपने डिफाइन किया है वो क्या होना चाहिए, एनालिटिक फंक्शन होना चाहिए, होलोमॉर्फिक फंक्शन होना चाहिए, होलोमॉर्फिक फंक्शन होना चाहिए। तो ये आपकी पहले रिक्वायरमेंट को क्या करना है, मीट करना है। लाइक आई मे हैव द पॉइंट्स लाइक z1 which is just falling over the contour, z0 which is falling inside the contour, or which is falling in the domain which has been enclosed by the contour, z0, z2। तो ऐसे जितने भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आएंगे इनसाइड द कंटूर एंड ऑन द कंटूर, अगर उसके हर एक पॉइंट पे आपका फंक्शन जो है एनालिटिक है, या फिर मैं ये बोलूं ये पूरा का पूरा डोमेन जो है वो क्या है, एनालिटिक डोमेन है, देन फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज ओवर।
C is a simple form of curve. That means they does not cross. Like I can assume in this way. If we are taking a circular path, let's take in an anti-clockwise direction or clockwise direction, whatever it might be. So moreover, will it be a simple curve? बिल्कुल ये क्या है आपका simple curve ही है. Why? Because they do not have any intersection on it. And even if you draw a rectangle path, again yes, if it is drawing in anti-clockwise direction or clockwise direction, that's a different thing. I'm not going to talk about their direction. So do one thing, keep aside the direction for the time being. So they are simple curves. But in future you may have a curve like this also. This. Now this will not be a simple curve. So this is simple curve. This is simple curve, but it's not a simple curve. Why? Because there is an intersection of their contour. So the contour should not get intersected. And similarly, we can have another one. Sort of this. Or do one thing. Sort of this. You may have the direction like this. And again, although it's a closed contour, you can't say from where they have been started and where they have been terminated. But keep in mind, this will be again not a simple contour. But anyways, so whatever the conclusion we are going to withdraw with a simple curve. That means we may take the example of this because it's a simple curve. We can take the example of this, which is a simple curve. We can take the example of this, which is a simple curve, but we are not going to discuss about this. We are not going to discuss about that. तो यानी ये भी ध्यान देना कि आपका जो कंटूर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एक सिंपल कंटूर होना चाहिए, which used to be most of the time, because mod of z is equals to 1, mod of z minus 1 is equals to 1, mod of z minus I is equals to 1. They all are the simple contour. Now moreover, the C has a finite number of corner. If your contour also have the corner, like here you did not have any corner, here it's a smooth path, you did not have a corner, but here if you are taking a rectangular path, how many number of corners you have? 4 number of corners you have, which is nothing but the finite in nature. If all of the conditions are met, first is what? F of z must be a holomorphic function inside and over the contour. C is a simple curve. You can have this, and C has a finite number of what? Corner it is. It is corner. If at all, if it has corner, like here you do not have any corner. If at all it is having corner, the number of corners has to be finite in nature. How many number it is? 4. Then the closed line integral over the contour C, for which the complete discussion has been made, f of z dz will be equals to 0. ये मैंने पहले भी पढ़ा हुआ है, एक्चुअली मैंने इसको डिराइव किया था ग्रीन्स थ्योरम से, बट वहां मैंने आपकी स्टेटमेंट को बहुत लाइटली लिया था क्योंकि देयर माई अप्रोच वॉज बिट न्यूमेरिकल, बट अब आपको ये स्टेटमेंट पूरे अच्छे से लिखना है और ये भी क्लियर होना चाहिए आपको. तो इसका मतलब सीधी सी बात है, कल के दिन अगर आपने क्या लिया, मॉड ऑफ z इज इक्वल्स टू 1, ये अगर क्या है आपका कंटूर है, और आपने क्या किया, इंटीग्रेशन किया भाई z प्लस 1 z माइनस 3 dz, तो वैल्यू कितनी आएगी इसकी? 0 आएगी. क्यों? क्योंकि आपने जो कंटूर इंटीग्रेशन किया उसने एक यूनिटी सर्किल लिया टेकिंग द रेफरेंस और द सेंटर ऑफ ऑरिजिन, और z माइनस 3 ऐसा नहीं कि सिंगुलर पॉइंट नहीं है इस पूरे के पूरे फंक्शन का, या ऐसा नहीं है कि ये फंक्शन जो है एक इंटायर फंक्शन है, लेकिन जो आपने कंटूर लिया ना उसमें z इज इक्वल्स टू 3 का इंसर्किलमेंट नहीं हुआ था. इसका मतलब ये रिक्वायरमेंट पास हो गई. दूसरा, c इज अ सिंपल कर्व, ये रिक्वायरमेंट भी पास हो गई. तीसरा, c हैज अ फाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्नर, ये रिक्वायरमेंट भी पास हो गई, और सबके सब रिक्वायरमेंट पास हो गई. तो अब चाहो तो सीधे क्या लगा सकते हो आप? कॉची इंटीग्रल थ्योरम लगा सकते हैं, वैल्यू विल बी सी. ठीक. लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, इसका मतलब बाय द वे आपने पूरे के पूरे कंटूर में एक आध ऐसे सिंगुलर पॉइंट को ट्रैप कर लिया, या फिर पूरे के पूरे डोमेन में एक आध सिंगुलर पॉइंट रह गया, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? वी कैन इजिली आस्क फ्रॉम द कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला. सी व्हाट इट सेज. कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला भी मैंने यूज किया हुआ है, मैंने पूरा का पूरा न्यूमेरिकल आपको बताया हुआ है. बट नाउ इफ यू हैव अ थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग एंड दैट टू विथ रिटन टेक्स्ट, इट विल बी बेटर टू अंडरस्टैंड. अब ध्यान देना, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, वीडियो को पॉज करो, प्यार से एक एक पॉइंट लिखो,
पूरा का पूरा यहाँ थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करो कि कायदे से आपका सिंपल कर्व क्या है और नॉन सिंपल कर्व क्या है, और उससे आप एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने की कोशिश करो। चलिए, तो मैं वेट करता हूं, अब वीडियो को पॉज करें एंड लिस्ट डाउन दिस ऑल। ठीक है, चलिए अब इसी सीक्वेंस में अपन आते हैं कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। इसका ये एक्सटेंशन है बोला जा सकता है, इट इज द एक्सटेंशन ऑफ इट। और ये जीरो कहाँ है ये मैंने पहले बताया हुआ, आप चाहो तो डेरिवेशन वहां लिखा हुआ है, कॉपी कर सकते हैं बट नॉट नीडेड। ग्रीन्स थ्योरम, तो ग्रीन्स थ्योरम के हिसाब से मैंने एनालिटिक माना हुआ था ux इज इक्वल्स टू vy, uy इज इक्वल्स टू माइनस vx, और वहां से मैंने इसको प्रूव भी करके दिया। देखो, इफ f ऑफ z इज अ होलोमॉर्फिक ऑन इनसाइड अ सिंपल क्लोज्ड कर्व, तो आपने फिर से जो क्लोज कर्व लिया है वो क्या है, सिंपल क्लोज कर्व लिया है। इसका मतलब दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग ईच अदर। और आगे लिखा हुआ है, देखेंगे, देन f ऑफ a इज इक्वल्स टू 1/2 पाई i क्लोज circular or closed line integration of f of z divided by z minus a dz, a is inside c if a is outside c, integral is equals to 0। इसका मतलब ये है, ध्यान देना, if f of z is a holomorphic function or inside the simple curve c, आपने एक simple curve c लिया है, माना आपने कि आपका जो f of z है ना, इस पूरे के पूरे इंटायर रीजन के अंदर किसी भी पॉइंट पे, और या फिर मैं बोलूं इस पूरे के पूरे कंटूर पे f ऑफ z जो है वो हमेशा क्या है, एक एनालिटिकल फंक्शन है, एनालिटिकल फंक्शन है। ठीक, लेकिन अब पंगा ये फंसा कि ये कंप्लीट फंक्शन जिसका आप लाइन इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं क्लोज्ड, उस लाइन क्लोज लाइन इंटीग्रेशन के साथ कुछ क्या है, डिनोमिनेटर में पोल्स इन्वॉल्व है, पोल्स इन्वॉल्व है। अगर उन पोल्स का, पोल्स क्या है, z इज इक्वल्स टू a है, अगर उनका इंसर्किलमेंट हो गया आपके उस क्लोज कंटूर के थ्रू जिसपे आप पूरा का पूरा कैलकुलेशन डिफाइन करने जा रहे हैं, सो कीप इन माइंड द रिजल्ट यूज्ड टू बी। तो एक नए किसको फॉलो करता है, ये रिलेशनशिप को फॉलो करता है, एंड द रिलेशनशिप इज गोना बी f ऑफ a। दैट मीन्स व्हाट यू हैव टू डू, आपको कुछ नहीं करना है, पूरे के पूरे फंक्शन में z माइनस a का कंपोनेंट को क्या करना है, रिट्रीव करना है, और बचा हुआ एनालिटिक फंक्शन जो बचा हुआ है वहां पर z इज इक्वल्स टू क्या डालना है, a डालना है। तो यहां से मैंने इसी को थोड़ा सा डिफॉर्म भी किया था और डिफॉर्म करके लिखा था, तो कल के दिन आपके साथ प्रॉब्लम हो सकता था f ऑफ z डिवाइडेड बाय z माइनस a dz, तो आप इसको लिख सकते थे, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू 2 पाई i को ऊपर लेके आओ इनटू ऑफ f ऑफ a, सो विच वॉज क्वाइट इजी टू डाइजेस्ट। और यहां ध्यान देना, और यहां जो मूवमेंट है वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा फॉर्मूला ट्रू होगा व्हेन द पाथ इज नथिंग बट अ सिंपल क्लोज कर्व, और साथ में जो मूवमेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। आप चाहें तो इसको मैं समझने की कोशिश करता हूं। देखो, एक प्रॉब्लम मैं लेता हूं, बाय द वे मैंने लिया है मॉड ऑफ z इज इक्वल्स टू ऑफ 1, ये है आपका क्लोज कंटूर c, और आपने एक इंटीग्रेशन किया है क्लोज लाइन इंटीग्रेशन। बाय द वे क्लोज लाइन इंटीग्रेशन है z प्लस 1 डिवाइडेड बाय ऑफ जस्ट अ मिनट, z प्लस 1 डिवाइडेड बाय ऑफ z इंटू z प्लस 2 dz। आपको इस क्लोज कंटूर के अलोंग इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। लेकिन अब मजेदार चीज ये है कि अगर आप देखेंगे तो इसके पास क्या है, दो अलग अलग पोल्स हैं। इसका मतलब अगर ये पूरे के पूरे फंक्शंस की स्टडी करूं, ये पूरे के पूरे इस फंक्शन की स्टडी करूं, ये ध्यान देना, तो अब इसमें एक चीज ध्यान देना आप, इसमें मॉड ऑफ z इज इक्वल्स टू 1 का मतलब आपने एक लिया है यूनिट सर्कल विच इज सेंटर्ड एट ऑरिजिन। इसने केवल दोनों में से किसी एक पोल को इंसर्किल किया एंड दैट इज व्हाट z इज इक्वल्स टू 0। तो यहां ध्यान देना, इस पूरे के पूरे प्रॉब्लम में अगर आप इन दोनों को कंपेयर करते हो, थोड़ा दिमाग लगा के चलना भाई मेरे, तो जो सिंगुलर पॉइंट को आपने इंसर्किल किया है वो अलग से आपका क्या बनाएगा, एक डिनोमिनेटर बनाएगा, लेकिन बचा हुआ पूरा का पूरा क्या होगा, f ऑफ z होगा। ऑल्दो दैट f ऑफ z हैज अ सिंगुलर पॉइंट, बट दैट सिंगुलर पॉइंट इज नॉट बीन इंसर्किल्ड बाय योर क्लोज कंटूर। तो यहां अगर इस प्रॉब्लम को आप थोड़ा भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे ना, तो एक स्टेप आगे भी ले जा सकता हूं इस प्रॉब्लम में। तो कल के दिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो आप इस फॉर्म में लिख सकते हो इसको, द फॉर्म विल बी z प्लस 1 डिवाइडेड बाय ऑफ z प्लस 2 डिवाइडेड बाय ऑफ z dz। और इसकी अगर वैल्यू निकालनी है ना, आसानी से निकाली जा सकती है मेरे भाई। ये क्या होगी, 2 पाई i। अब ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, f ऑफ z का स्ट्रक्चर होगा। बच्चा कंफ्यूज करता है, बोले सिंगुलर ले लियो भाई, वो सिंगुलर को कायदे से मेरे सर्किल ने इंसर्किल नहीं किया, मार गोली। तो ये होगा कुछ नहीं, f ये है आपका f ऑफ z,
ये है आपका एफ ऑफ जेड, और यहां आपने रखना क्या है, जेड माइनस ए इज इक्वल्स टू 0। तो आप कंपेयर करें, जेड माइनस ए इज इक्वल्स टू 0। इस प्रॉब्लम में डिनोमिनेटर है जेड माइनस 0 इज इक्वल्स टू 0, कुछ है तो नहीं, जेड इज इक्वल्स टू क्या फीड करना है आपको, 0। तो यहां एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू 0 फीड करो कितना आएगा, ये आएगा 0 प्लस 1 दैट्स अ 1 डिवाइडेड बाय 2, इट विल बी पाई आई, इट विल बी पाई आई। इज दैट पार्ट क्लियर? तो थोड़ा सा ध्यान देना भैया, यहां मिस्टेक होता है, बोले सर जेड प्लस 2 को क्यों ले लिए, लेंगे भाई क्योंकि उस रीजन में इसका कोई महत्व नहीं है। और एक चीज ध्यान देना, अगर आप ये देखें पूरा का पूरा ये इंटीग्रेशन और यहां से आप रेसिडुअल थ्योरम कोई अलग अलग थ्योरम नहीं है या अलग इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, होने क्या जा रहा है एक चीज ध्यान देना, कल के दिन आपने किया क्या, सबसे पहली बात एफ ऑफ जेड निकाला। एफ ऑफ जेड निकाला कैसे, आपने अपने फंक्शन जो था ना, आपका जो फंक्शन था उसमें क्या किया, सबसे पहले आपने अपने सिंगुलर पॉइंट जो कायदे से इनसर्किल हुआ है उसको बाहर खींच के निकाल लिया, और जो बच्चा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर था उसको एफ ऑफ जेड मान लिया और वहां जेड इज इक्वल्स टू ए डाल दिया, यही तो है 2 पाई आई। सबसे पहली बात एफ ऑफ ए का मतलब ये है भाई, आपने सबसे पहले जेड माइनस ए को बाहर निकाला, निकालने के लिए आपने क्या किया होगा, जेड माइनस ए का मल्टीप्लीकेशन किया होगा इस पूरे के पूरे कंप्लीट फंक्शन का। और वैसे भी मैं इसको आगे जाके ध्यान देना जी ऑफ जेड बोल रहा हूं कि लगभग टाइम मैंने इसको क्या बोला है, जी ऑफ जेड बोला है न्यूमेरिकल में, जी ऑफ जेड। तो जी ऑफ जेड में क्या करूंगा मैं, जे माइनस ए का मल्टीप्लीकेशन करूंगा, एफ ऑफ जेड बचेगा और वहां क्या रखूंगा, जेड की जगह में ए रखूंगा। तो ओवरऑल इसका दूसरा तरीका भी हो सकता था, आप अगर इस पूरे के पूरे को क्या मान लिया आपने, जी ऑफ जेड मान लिया है, तो जी ऑफ जेड में आप करेंगे क्या, सबसे पहले जेड का मल्टीप्लीकेशन करेंगे और इन जनरल बोलूं जेड माइनस ए का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो भाई बचेगा क्या, केवल एफ ऑफ जेड, और वहां फिर आप जेड की जगह में क्या रखेंगे, ए रखेंगे, जेड की जगह में क्या रखेंगे, ए रखेंगे, ठीक। और किससे मल्टीप्लाई करने जा रहे हो, 2 पाई आई से, 2 पाई आई से। ये भी एक तरीका था इसका इंटीग्रेशन करने का। तो ये क्या होगा, 2 पाई आई। आपने क्या किया है, आपकी जी ऑफ जेड, ये पूरा का पूरा क्या है, जी ऑफ जेड है, ये पूरा का पूरा क्या है आपका, जी ऑफ जेड है। जी ऑफ जेड में किसका मल्टीप्लीकेशन किया, है जेड का। क्यों, क्योंकि आपका जो पोल था जिसको आपने इनसर्किल किया है, तो चलो लिख देता हूं। तो ये सबसे पहले होगा लिमिट जेड टेंस टू 0, जेड का मल्टीप्लीकेशन आप करेंगे किससे, आपके जी ऑफ जेड से, जो है जेड प्लस 1 डिवाइडेड बाई ऑफ जेड प्लस 2 डिवाइडेड बाई ऑफ जेड, ये तो गया, और आप 0 रखेंगे तो यहां से भी जो आंसर आएगा ना वो आएगा पाई आई। तो कहानी तो बिल्कुल सेम है, चाहे आप यहां से निकाल लो चाहे यहां से निकाल लो, वहां भी कहानी सेम का सेम लिखने जा रहा है। इज दैट पार्ट क्लियर? तो थोड़ा सा आप इसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर रखेंगे। तो इसका मतलब पूरे के पूरे फंक्शन में सब बाकी पूरे के पूरे फंक्शन को आइसोलेट कर लो एज अ फॉर्म ऑफ एफ ऑफ जेड, जो एनालिटिक हो उस डोमेन में, ये नहीं कि एनालिटिक हो या इंटायर फंक्शन, नहीं, उस डोमेन में क्या होना चाहिए, एनालिटिक होना चाहिए। आप उसको ऊपर रखो, नीचे के कंपोनेंट को बाहर निकालो, उसको 0 से कंपेयर करो, उसके रूट निकालो, वापस पूरे के पूरे फंक्शन एफ ऑफ जेड में रख के एफ ऑफ ए निकालो, 2 पाई आई से क्या करो, उसका मल्टीप्लीकेशन करो, 2 पाई आई से उसका मल्टीप्लीकेशन करो। आ रहा है समझ में? और थोड़ा सा ध्यान देना, ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन के लिए मैंने जो क्या लिया था, बेसिक अजम्पशन, वो क्या लिया था, एंटी क्लॉकवाइज लिया था, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देना, एंटी क्लॉकवाइज लिया था। लेकिन कल के दिन ये भी हो सकता है कि आपके जो रूट्स हैं आपके सर्किल के अंदर लाई कर रहे हैं, दे कुड बी इवन रिपीटेड। जैसे यहां देख सकते हैं, लाइक द प्रॉब्लम इंस्टेड द जेड इट वुड हैव बीन जेड स्क्वायर और इट कुड हैव बीन लाइक जेड माइनस 0.5 टू द पावर 3। उस केस में द पोल्स आर गेटिंग रिपीटेड। और अगर वहां उसके लिए आपको क्या करना है, क्लोज लाइन इंटीग्रेशन निकालना है, तो वो भी निकाल सकते हैं, कुछ नहीं मेरे भाई। तो कल के दिन प्रॉब्लम हो सकता था, यही प्रॉब्लम हो सकता था, जेड प्लस 1 डिवाइडेड बाई ऑफ जेड प्लस 2, और इसका हो सकता था जेड स्क्वायर। सेम है पूरा का पूरा, कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले जो एनालिटिक फंक्शन है उसको छुपा के अलग निकाल लो। तो एनालिटिक फंक्शन अगर छुपा के अलग निकालोगे तो कायदे से c विच इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ जेड इज इक्वल्स टू 1 पे ये फंक्शन जो है वो क्या है, एनालिटिक है। देख के समझ में आ रहा है? आप इसको अलग निकाल लो। अब इसमें से क्या करना है, जेड माइनस ए टू द पावर एन प्लस 1 डी जेड का अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे सो द वैल्यू इज गोना बी दिस। थोड़ा ध्यान देना, आप चाहो तो इसको मैं फिर से रिपीट कर सकता हूं। तो यहां से ये समझ में आया कि क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ जेड, जेड माइनस ए टू द पावर एन प्लस 1 डी जेड इज इक्वल्स टू 2 पाई आई का मल्टीप्लीकेशन करें, 2 पाई आई का इधर मल्टीप्लीकेशन करें, एन फैक्टोरियल नीचे जाएगा, एन फैक्टोरियल नीचे जाएगा, ऐसा ही हुआ।
और ये एफ डैश एन ए का मतलब क्या हुआ भाई, सीधी सी बात है, एफ ऑफ जेड का एन टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन करें, अगर पावर 3 है तो इसका डिफरेंशिएशन 2, 4 है तो इसका डिफरेंशिएशन 3, और उसके बाद आप क्या करें, जेड इक्वल्स टू ए फीड करें। इसका मतलब क्या हुआ, इसका सीधा सीधा मतलब हुआ यार, कल के दिन आपको निकालना है 2 पाई आई इनटू, सबसे पहले अगर आपने इस पूरे के पूरे कंप्लीट फंक्शन को क्या मान लिया, जी ऑफ जेड मान लिया, क्या मान लिया, जी ऑफ जेड मान लिया। जी ऑफ जेड को आपको प्रोसेस कैसे करना होगा, देखो भाई फिर ध्यान देना, 2 पाई आई मैंने यहां ले आया है ऑलरेडी, एन फैक्टोरियल मैंने ऑलरेडी ले आया है, 2 पाई आई मैंने ले आया है, एन फैक्टोरियल ऑलरेडी ले आया है। अब बारी है केवल एफ एन टाइम्स डिफरेंशिएशन ए लाने की, वो कैसे लाओगे, तो सबसे पहले आपके जी ऑफ जेड में करना क्या होगा यार, जी ऑफ जेड से पहले एफ ऑफ जेड निकालना तो होगा। एफ ऑफ जेड निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, जी ऑफ जेड से जेड माइनस ए टू द पावर एन प्लस 1 का मल्टीप्लीकेशन करना होगा। मल्टीप्लीकेशन करते ही अब आपके हाथ में एफ ऑफ जेड है, अब उठा के इसका डिफरेंशिएशन ठोको कितनी बार, एन टाइम्स। एन टाइम्स का मतलब अगर बाय द वे रिपीटेशन एन प्लस 1 टाइम्स है तो इसका डिफरेंशिएशन होगा कितना, एन टाइम्स, एन टाइम्स। और लास्ट में आपको निकलेगा एफ एन डिफरेंशिएशन टाइम्स ऑफ जेड, लेकिन आपको रखना है एफ ऑफ ए, तब लास्ट में क्या रखोगे, लिमिट जेड टेंड्स टू ए, जो कायदे से आपने रेसिडुअल थ्योरम में मुझसे पढ़ा था। तो ओवरऑल हो क्या रहा है, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला को ही कल जाके रेसिडुअल थ्योरम क्या करने जा रहा है, एक्स्ट्रापोलेट करने जा रहा है, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा है। सो आई थिंक इट विल बी नॉट ग्रेट थिंग, आप इसको इजिली कनेक्ट कर सकते हैं, व्हाट आई फील, ठीक। बस अब इसमें कुछ चेंजेस हैं, ध्यान देना, ये पूरे के पूरे जो कैलकुलेशंस लिए गए हैं ना, चाहे वो ये कैलकुलेशन हो चाहे वो ये कैलकुलेशन हो, ये सब के सब लिए गए हैं कंसीडरिंग, चाहे वो ये कैलकुलेशन हो ये कैलकुलेशन हो, ये लिए गए हैं कंसीडरिंग द पाथ वाज एंटी क्लॉकवाइज इन नेचर। लेकिन अगर एंटी क्लॉकवाइज नहीं होगा, अगर क्लॉकवाइज होगा, तो ये पूरे के पूरे रिजल्ट क्या होंगे, निगेटिव सेंस करेंगे। इसका मतलब जो भी वैल्यू है जस्ट पुट द माइनस साइन ओवर देयर, जस्ट पुट द माइनस साइन ओवर देयर। इज दैट पार्ट क्लियर? तो अब मैं ये बोलूंगा, रुक के आप कुछ नहीं, जितना स्टेटमेंट मैंने बोला है ये जो भी मैंने ब्लैक में लिखा है उसको आप, और ये इसको आप प्रॉपरली क्या कर लें, इंडिकेट करना है। तो मैं ये बोलूंगा, इसको छोड़िए हमारी गोली, अगर समझने के लिए अगर कुछ डिटेल लिखना है तो नीचे लिखना, बट ये पूरे के पूरे चीजों को क्या करो, कनेक्ट करो आप यहां तक, ठीक। अब ध्यान देना, कल के दिन प्रॉब्लम क्या हो सकता है, कल के दिन प्रॉब्लम ये हो सकता है जो यही देख सकते हो आप। कल के दिन अगर आपने c इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ z इज इक्वल्स टू 1 लिया, और कल के दिन आपके पास प्रॉब्लम है क्लोज कंटूर इंटीग्रेशन इन दिस फैशन इन ACW एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, लेट्स टेक इट्स z प्लस 1 z माइनस हाफ एंड z इटसेल्फ dz। यार ये ध्यान देना, ये प्रॉब्लम भी बन जाएगा पार्शियल फ्रैक्शन से। आप इसको क्या करें, z माइनस 1/2 और z के टर्म में पार्शियल फ्रैक्शन करें, और फिर से क्या लगाना है आपको, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। लेकिन अगर नंबर ऑफ पोल्स विच आर गेटिंग इनसर्किल्ड are more than 2 or even 2, the problem becomes difficult. Why? Because I need to take their what? Partial fraction. और अगर ये प्रॉब्लम में क्या हो, z माइनस हाफ टू द पावर अगर 2 हो गया तो प्रॉब्लम और लफड़ेबाज हो गया। तो यार मेरे हिसाब से अब इसका कोई अल्टरनेट तो निकालना होगा। पंगे इसलिए हैं क्योंकि दोनों का इंसर्किलमेंट हुआ है, अगर दोनों का इंसर्किलमेंट नहीं होता तो ये पूरा का पूरा ऊपर का एफ ऑफ जेड बन जाता है, एफ ऑफ ए से आप आसानी से इसका इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं। लेकिन इस टाइप के प्रॉब्लम को एक तरीका है पार्शियल फ्रैक्शन, जो आप कॉचीज इंटीग्रल के फॉर्म में ही कैलकुलेट कर सकते हो, मैंने न्यूमेरिकली सॉल्व कराया है। दूसरा तरीका इसका हो सकता था, ध्यान देना, और वो है रेसिडुअल थ्योरम। रेसिडुअल थ्योरम क्या है, इफ सी इज अ सिंपल क्लोज्ड एंटी क्लॉकवाइज कंटूर, बिल्कुल है भाई यहां जैसा था। इफ एफ ऑफ जेड इज अ मेरोमॉर्फिक फंक्शन, इसका मतलब ये पूरे के पूरे एक कंटूर सी में, जो ऑब्वियसली कहां रखा हुआ होगा, जेड प्लेन पे रखा हुआ होगा, वो क्या है, हर एक जगह पे एनालिटिक का फंक्शन आपका एफ ऑफ जेड, बट एक्सेप्ट फ्यू पॉइंट्स। बाय द वे अब वो पॉइंट है लाइक z1, z2, z3 सो ऑन सो फोर्थ टिल zn। कुछ पॉइंट पे आपका फंक्शन जो है एफ ऑफ जेड, वो क्या है, एनालिटिक नहीं है या सिंगुलर है, जिसको कायदे से आपके पाथ ने इनक्लोज किया है। तब उस केस में ध्यान देना, इसका क्लोज लाइन इंटीग्रेशन तो 0 नहीं होगा। इसका क्लोज लाइन इंटीग्रेशन होगा क्या भाई, अगर आप पार्शियल फ्रैक्शन से निकालोगे तो सबसे पहले क्या करना होगा आपको, हर एक इंडिविजुअल पोल्स को अलग अलग पार्शियली क्या करना होगा, सेपरेट करना होगा। इंडिविजुअली क्या निकालना होगा, उसका क्लोज लाइन इंटीग्रेशन यूजिंग
कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला निकालना होगा और उन सब का जो लीनियर सम होगा वही ही आंसर होगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको अलग अलग पार्शियली फ्रैक्ट कर रहे हैं तो इससे अच्छा इसका रेसिडियल थ्योरम यूज कर लो। और रेसिडियल थ्योरम के बारे में मैंने थोड़ी जानकारी दी थी। कुछ नहीं होगा बाय द वे, अगर Z1 Z2 Z3 Z4 इस सब का अगर इंसर्कलमेंट हुआ है तो वैल्यू 0 नहीं होगी। 0 हो भी सकती है आपस में कैंसिल करने के बाद, ये बोलना गलत होगा, बट इससे रिजल्ट क्या निकलने जा रहा है। तो आप रेसिड्यू कैसे निकालेंगे? रेसिड्यू निकालेंगे सबसे पहले अगर डिस्क्रीट सम करना है तो बाय द वे Z इज इक्वल्स टू 1 का अगर इंसर्कलमेंट हुआ है तो आप रेसिड्यू निकालेंगे किसका? f ऑफ z का, और वो भी कहां पर? एट z इज इक्वल्स टू ऑफ 1 पे, सॉरी z इज इक्वल्स टू z1 पे, और इनका डिस्क्रीट सम करेंगे कहां तक? रेसिड्यू ऑफ f ऑफ z इज इक्वल्स टू ऑफ zn। ये कुछ कर सकते हैं, ठीक। और रेसिड्यू निकालने का मैंने तरीका पहले से बताया था। अगर यहां सिंगल पोल हुआ, सिंगल पोल, रेसिड्यू कैसे निकालना है मेरे भाई? अगर रेसिड्यू निकालना है आपके z इज इक्वल्स टू ऑफ z1 पे, कुछ नहीं, पूरा का पूरा जो कचरे का डब्बा होगा या पूरा का पूरा ये फंक्शन होगा, इसमें से f ऑफ z निकालना है। चलो सिंपल पोल लेता हूं, पूरे के पूरे इस कचरे के डब्बे से f ऑफ z निकालना है। आप इसको एक काम करो और g ऑफ z लो, आपको ज्यादा समझ में आएगा। इसको g ऑफ z लो, g ऑफ z लो, ज्यादा समझ में आएगा। तो इस पूरे के पूरे कचरे के डब्बे g ऑफ z में से f ऑफ z निकालना है। और एक चीज ध्यान देना, 2πi तो पहले आ गया है, 2πi तो पहले आ गया है, केवल आपको क्या निकालना है? ध्यान दिया आपने? f ऑफ a निकालना है यूजिंग द रेसिडियल थ्योरम। तो निकालोगे कैसे? जैसे अगर यही निकालने की बारी आई तो g ऑफ z के कचरे के डब्बे में से आप क्या करेंगे? सबसे पहले f ऑफ z एक्सट्रैक्ट करेंगे। इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन करेंगे z माइनस ऑफ z1 का। और जैसा हो जाता है ना ये कैलकुलेशन, मुझे एक्चुअली में इंटरेस्ट f ऑफ z निकालने से नहीं है, मुझे निकालना है बेसिकली f ऑफ z एट z इज इक्वल्स टू z1। तो वैल्यू कितनी होने जा रही है? लिमिट z टेंड्स टू z1, thereafter it will get multiplied with the z minus of z1 into of g of z। और यही तो करते आ रहे हो आप अभी तक, g ऑफ z। तो मैंने f ऑफ z की जगह में g ऑफ z लिया है, क्यों? क्योंकि मैंने इस पूरे के पूरे कचरे के डब्बे को g ऑफ z ले लिया है, उसमें से मैं सिंगुलर पॉइंट को बाहर खींच के निकाल रहा हूं, निकाल लिया मैंने, और उसके बाद मैंने क्या किया? z टेंड्स टू z1 किया है। तो ये किसके लिए ट्रू होगा? सिंगुलर पॉइंट के लिए, या फिर आपके जब जो पोल्स हो क्या हो? नॉन रिपीटिंग हो। लेकिन अगर पोल रिपीटिंग होंगे तो फंडामेंटल कौन सा यूज करना है भाई? ये फंडामेंटल यूज करना है, और ये फंडामेंटल यूज करना भी कोई बहुत टफ टास्क नहीं है। तो आपको अभी भी इस पूरा का पूरा जी जेड का क्या करना होगा? क्लोज लाइन इंटीग्रेशन निकालना होगा, जो किसके बराबर होगा? 2πi तो बाहर आ चुका है, 2πi तो बाहर आ चुका है, बचेगा कितना? आप ध्यान देना, n फैक्टोरियल नीचे की तरफ बचेगा, ध्यान देना। तो अगर ये रिपीटिंग है, कितनी टाइम्स रिपीटिंग है? बाय द वे पोल्स जो है वो n+1 टाइम्स रिपीटिंग है। तो सबसे पहले जो आएगा n फैक्टोरियल नीचे की तरफ आएगा, n फैक्टोरियल नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। n फैक्टोरियल जैसे नीचे की तरफ आया, 2πi तो आप पहले से लेंगे बिकॉज द 2πi हैज ऑलरेडी बीन ब्रॉट इट आउट। अब ध्यान देना, आपका बेसिक एम ये है कि आपके f ऑफ z का n टाइम डिफरेंशिएशन होना। तो सबसे पहले इनका मल्टीप्लीकेशन करना होगा पूरे के पूरे g ऑफ z से, सच दैट यू विल गेट द f ऑफ z। इसका मतलब अब होने जा रहा है z माइनस ऑफ a टू द पावर n+1 का मल्टीप्लीकेशन किससे? g ऑफ z से, और उसके बाद होने जा रहा है डिफरेंशिएशन, कितनी बार? n टाइम्स। बचेगा आपके पास क्या? f का डिफरेंशिएशन ओवर द z n टाइम्स, लेकिन मुझे निकालना था किसका? f ऑफ a विद द डिफरेंशिएशन n टाइम्स। नाउ यू विल बी कीपिंग z टेंड्स टू a and this will give you the next residual if the poles are repeated। इज इट पार्ट क्लियर? तो मुझे लगता है कि अब एक फेयर आइडिया आया होगा कि कायदे से आपने ये जो इक्वेशन लिखा था जब आपके पोल रिपीट नहीं कर रहे थे या सिंगुलर क्या थे आपके पोल्स थे, और अगर आपके डबली या ट्रिपली अगर पोल्स थे तो उसके लिए आपका कैलकुलेशन कुछ ऐसा होने जा रहा था। और आई थिंक इट्स क्वाइट ओके। लेकिन एक चीज ध्यान देना, यही वैल्यू को आप प्लस की जगह में, ये पूरा का पूरा जो रिजल्ट आएगा ना उसमें, अगर बाय द वे रिजल्ट आया है -2 तो -2 की जगह में आप +2 लिखेंगे, और अगर रिजल्ट आया +2 तो +2 की जगह में -2 लिखेंगे, अगर आपका जो एनक्लोजमेंट एंटी क्लॉकवाइज ना हो कि क्या है? क्लॉकवाइज है। थोड़ा समझने की कोशिश करना। तो इस पूरे के पूरे रिजल्ट में एक डेविएशन आएगा, किसमें? आपके रेसिडियल वैल्यूज में। रेसिडियल वैल्यूज में अगर बाय द वे ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये पूरा का पूरा सेम फॉर्मूला होगा। अगर ये क्लॉकवाइज है तो इसके रिजल्ट में आप प्लस की जगह में माइनस कर देना, या फिर मैं बोलूं इनके रिजल्ट में माइनस का मल्टीप्लीकेशन होगा, हियर एज वेल एज हियर।
ठीक। और इन सब रेसिड्यूज का जब एडिशन करेंगे तो कुछ नहीं है, इंडिविजुअल पार्ट का पार्शियल फ्रैक्शन है और इनका लास्ट में जाके क्या है, 2πi से मल्टीप्लीकेशन है। आइदर आप कैलकुलेट यूजिंग अ पार्शियल फ्रैक्शन, आइदर यू कैलकुलेट यूजिंग अ रेसिडुअल थ्योरम, यू विल बी गेटिंग वेरी सॉलिड सेम आंसर एंड द न्यूमेरिकल इज ऑलरेडी बीन डन। तो आप इसको थोड़ा कनेक्ट कर लेंगे, यू विल फील बेटर। इज दैट पार्ट क्लियर? तो आप ये पूरे की पूरी कहानी को लिख जरूर लेना। और जो मैंने पहले स्टेटमेंट लिखाया था ना, जब कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, वो स्टेटमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट था। यहां तो थोड़ा कचरा दिख रहा होगा, बट दैट स्टेटमेंट वाज मोर इंपॉर्टेंट। पहली चीज। दूसरा, थोड़ा सा चेंज कर लेना, यहां पर GZ लिखना, GZ केवल ओनली वन चेंज वी आर गोइंग टू एक्सपेक्ट एंड दैट इज नथिंग बट द GZ ओवर हियर, GZ ओवर हियर। चलिए, तो इसको सबको आप अच्छे से कंप्लीटली लिखो। और जो मैंने पहले से लिखा था वो स्टेटमेंट वाज मोर इंपॉर्टेंट, सो व्हाट आई फील दिस 2 पार्ट इज ऑलरेडी बीन डन। आगे जाके मैं लूंगा लास्ट टॉपिक प्रोबेबली, और मे बी सेकेंड लास्ट टॉपिक, जहां मैं बात करूंगा टेलर सीरीज और जाके कुछ एक्सपेंशंस का, वेयर आई विल बी एक्सपेंडिंग योर कॉम्प्लेक्स फंक्शन f ऑफ z इन द कॉम्प्लेक्स डोमेन। और चाहे लॉरेंट सीरीज हो, आपके सिलेबस में 2 ही है, कॉम्प्लेक्स और लॉरेंट सीरीज। विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। चलिए मिलते हैं अगली सीरीज में। थैंक यू वेरी मच।